हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं विनोद खत्री अपने YouTube चैनल सक्सेस विद खत्री सर पर आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो बहुत खास होने जा रही है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी अभी PCB से 12th के एग्जाम दिए हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 12th तक पढ़ाई का जो क्षेत्र होता है बहुत सीमित होता है, लेकिन जैसे ही स्टूडेंट्स 12th पास होते हैं तो बहुत सारे क्षेत्र उनके लिए खुल जाते हैं और वे इस असमंजस में रहते हैं कि आखिर वे 12th के बाद क्या करें। तो स्टूडेंट्स, मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा, खास तौर से उन स्टूडेंट्स से जो PCB का अभी अभी एग्जाम दिए हुए हैं। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि आप 12th के बाद कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, और यदि आप चाह रहे हैं कि आप 12th के बाद BSc से आप ग्रेजुएशन करेंगे तो उसमें भी आपको हम बताएंगे कि आप किस प्रकार ग्रेजुएशन करें। आज हमारे इस YouTube चैनल पर विराजमान है, उपस्थित हैं परम सम्माननीय श्री TS विश्वकर्मा सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैं आप सभी को आदरणीय TS विश्वकर्मा सर के बारे में बताना चाहूंगा। श्री TS विश्वकर्मा सर पिछले 40 वर्षों से बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को अध्यापन कार्य कराते आ रहे हैं, और बहुत बड़ी बात यह है कि सर के पढ़ाए हुए विद्यार्थी आज चाहे चिकित्सा सेवा हो या प्रशासनिक सेवा हो, सभी क्षेत्रों में जन सेवा कर समाज में अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। सर, मैं आपसे चर्चा करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आए हुए हैं और उन्होंने मुझसे कई सवाल किए कि सर हम 12th के बाद क्या करें। तो उन सारे स्टूडेंट्स के सवालों को मैंने एक पेज पर लिख लिया है और बारी बारी में उनके आंसर आपसे जानना चाहूंगा। तो क्या शुरू करें सर अपनी? थैंक्स लॉट सर। सर, मेरा आपसे पहला प्रश्न रहेगा कि 12th PCB से करने के बाद कौन कौन से कोर्सेज किए जा सकते हैं और उन कोर्सेज के लिए कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट होते हैं? सर, PCB फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से जब विद्यार्थी बायोलॉजी लेता है तो उसका मुख्य उद्देश्य डॉक्टर बनना होता है। चिकित्सा के फील्ड में उसका जॉब करने का एक मन होता है, और उसके लिए वो चाहता है सर्वप्रथम चिकित्सा के क्षेत्र में MBBS करना। सर, चिकित्सा के क्षेत्र में किसी भी विद्यार्थी का जाना उसकी उज्जवल भविष्य की वो संकेत करता है। सही। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए MBBS, BAMS, BHMS, BUMS और आपका डेंटल वाला कोर्स BDS, बिल्कुल ये तीन जो मेडिकल के जो मुख्य कोर्स हैं ग्रेजुएशन लेवल के, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है और इनमें ही वो अपना उज्जवल भविष्य देखते हैं। अब इस पर निर्भर करता है कि विद्यार्थी का शैक्षणिक स्तर कितना है, तो ये उसका रिजल्ट बताता है। बिल्कुल, यदि विद्यार्थी 80% से ज़्यादा गेन करता है और ईमानदारी से उसने मेहनत से इतना प्रतिशत बनाया है तो निश्चित ही उसे मेडिकल के कोर्सेज में जाना चाहिए। MBBS करे, वो BAMS करे, BUMS करे, BHMS करे, BDS करे, तो इससे वो ये ग्रेजुएशन के कोर्सेज कर सकता है। अगर उसका परसेंटेज इनसे कम जाता है तो फिर पैरामेडिकल कोर्सेज में उसके लिए द्वार खुल जाते हैं। इसमें स्नातक लेवल का जो BMLT है, डिप्लोमा है, DMLT है, नर्सिंग कोर्सेज हैं, नर्सिंग स्टाफ नर्स का कोर्स है। तो इन कोर्सेज के करने से उसके शासकीय सेवा के लिए सारी तैयारी हो जाती है और वो एक शासकीय सेवक के रूप में कार्य करने के लिए अपने आप को तैयार करता है। BDS, MBBS, BUMS ये अलग अलग उसके हैं। तो MBBS जो है, जो एलोपैथी शिक्षा पद्धति है, हमारे अंग्रेजी दवाओं की जो चिकित्सा पद्धति है, वो भारत में बहुतायत से प्रचलित है। हर चिकित्सालय उसमें एलोपैथी से इलाज करता है, परंतु अभी अभी क्योंकि एलोपैथी जो होती है उसका इलाज सिर्फ 3 केंद्रों पर सेंटर्ड रहता है। ये जो होता है
एंटीबायोटिक्स पे रहता है, एनाल्गेसिक पे रहता है, इन्हीं के आसपास इलाज घूमता है और इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इससे जो बचने के लिए हमारी पुरानी पद्धति है BAMS, आयुर्वेद का चिकित्सा क्षेत्र है, वह उसका स्कोप भी बहुत है। अगर लड़का BAMS करता है तो उसके भी रोजगार के चांसेस, प्राइवेट प्रैक्टिस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और अपने जीवन में चिकित्सा के फील्ड में जाकर वो बहुत अच्छा अर्न कर सकता है, समाज में अपना नाम कर सकता है और समाज को सेवाएं दे सकता है। BDS डेंटल सर्विसेज है, BUMS है वो बैचलर ऑफ यूनानी चिकित्सा पद्धति का है। तो यूनानी चिकित्सा पद्धति में उसमें एक उर्दू विषय अनिवार्य रहता है 12th में। तो BUMS वाले जो विद्यार्थी हैं उनको 12वीं में उर्दू लेना चाहिए, उर्दू से वो BUMS करें। यूनानी चिकित्सा पद्धति है वो भी बहुत अच्छी पद्धति है, उसमें भी नो साइड इफेक्ट का उपचार होता है। BHMS है वो बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन का है, तो इसमें इंग्लिश होना जरूरी है। और समस्त ग्रेजुएशन लेवल के जो कोर्स होते हैं, 1 ईयर डिग्री कोर्स होता है, उनको सारी जो ह्यूमन एनाटॉमी है वो सब एक सी पढ़ाई जाती है। आगे जाकर चिकित्सा पद्धति में अंतर हो जाता है, तो इसलिए चिकित्सक बनने के लिए ये ग्रेजुएशन लेवल के कोर्स करना है। सर मेरा एक क्वेश्चन ये रहेगा कि कई स्टूडेंट्स जो होते हैं वो 12th बायो से कर लेते हैं, लेकिन 12th के बाद वो अपनी फील्ड चेंज करना चाहते हैं, तो क्या ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं वो मेडिकल लाइन से हटके भी दूसरे क्षेत्रों में अपना करियर बना सकते हैं? बिल्कुल, बायोलॉजी के बाद बहुत सारे फील्ड खुल जाते हैं। अगर मान लीजिए जो अपन ने पहले चर्चा की है, इन क्षेत्रों में वो नहीं जा पाता, उसका PMT में सिलेक्शन नहीं होता, नीट में नहीं होता, तो ऑल इंडिया लेवल पर जो है एग्जाम होता है नीट का, तो उसमें परसेंटेज के आधार पर जो फॉर्म भरे जाते हैं वो अपने ऑप्शन देते हैं कि किस किस में हमें चाहिए। आर्ट फोर्स में AIFMS जो आर्म का एक हॉस्पिटल है पुणे में, उसमें भी उसी से प्रवेश परीक्षा से प्रवेश होता है और बहुत हाई लेवल पर जाता है। अगर वो इन कोर्सों को फेस नहीं कर पाता है तो उसके लिए फिर ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सों में प्रवेश लेना चाहिए, उसको प्लान BSc करना चाहिए, PCB से BSc कर सकता है। बायोलॉजी की जगह पर वो और भी सब्जेक्ट हैं वो ऑप्शनल है। हमारे भोपाल यूनिवर्सिटी में जैसे फिशरीज है, एक्वाकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, ये सब्जेक्ट वो बायोलॉजी वाला ले सकता है और उस फील्ड में जा सकता है। जैसे एक्वाकल्चर है तो वो आप फिशरीज है, मत्स्य पालन में जा सकता है। हॉर्टिकल्चर है और आपके मिलिट्री साइंस है, जियोलॉजी है, सर्वे ऑफ इंडिया में जा सकता है। हॉर्टिकल्चर में वनस्पति उसमें जा सकता है। 12th बायो का स्टूडेंट, हाँ 12th बायो का स्टूडेंट उसमें अपने उद्यान विभाग में जा सकता है, कृषि विभाग में एग्रीकल्चर लेकर कृषि विभाग में भी जा सकता है। और उसके लिए और भी दरवाजे खुल जाते हैं, फिर मिलिट्री में जा सकता है, सर्वे ऑफ इंडिया में जा सकता है। और ग्रेजुएशन लेवल पर जो है एक सब्जेक्ट है एक्वाकल्चर, हॉर्टिकल्चर, जियोग्राफी, मिलिट्री साइंस में आपका एक पेपर भी होता है, तो मिलिट्री साइंस वो ऑफर कर सकता है। ग्रेजुएशन में मिलिट्री साइंस लेकर प्रवेश ग्रेजुएशन कर सकता है। ग्रेजुएशन करने के बाद उसके सारे इंस्पेक्टर लेवल के कोर्स जो है वैकेंसीज उनका द्वार खुल जाता है और इंस्पेक्टर लेवल से वो मिलिट्री में इंस्पेक्टर लेवल के पदों पर जा सकता है। अच्छा, और वो जो बच्चा है प्रत्येक स्टेट की जो लोक सेवा आयोग परीक्षा है ग्रेजुएशन के बाद उनको क्वालिफाई कर सकता है और बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं उसके लिए ग्रेजुएशन के बाद। और उसका कितना टैलेंट है उसके अंदर, वो अपने हिसाब से उन पोस्टों को गेन कर सकता है। तो उसमें हमारे सुपर क्लास 1 डिप्टी कलेक्टर तक की बड़ी सी बड़ी पोस्ट है, उससे वो उसको क्वालिफाई करके उसको प्राप्त। सर इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट अगर 12th के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी ना कर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के बाद उनके और अधिक क्षेत्र खुल जाते हैं। वो प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं, जी है ना, वो वकालत में भी जा सकते हैं, वो टीचिंग में भी जा सकते हैं और बहुत सारे क्षेत्र खुल जाते हैं। लेकिन सर हम अक्सर ये भी देखते हैं कि कई स्टूडेंट्स उस समुदाय से आते हैं जो बामुश्किल 12th तक की पढ़ाई करते हैं और 12th के बाद उनकी सोच ये होती है कि अब हमें कोई सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब मिल जाए। तो क्या सर मैं जानना चाहूँगा कि
कि क्या कोई स्टूडेंट्स जो हैं वो 12th के बाद प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या सर? बिल्कुल, 12th करने के बाद बहुत सारे ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज हैं सर जिनमें बच्चा अपना करियर बना सकता है सर? जैसे कि 12th करने के बाद एक्सरे टेक्नोलॉजी है सर DMLT है, पैथोलॉजी का कोर्स है, सर आपका ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट असिस्टेंट का है, कंपाउंडर का है, ये बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर, हाँ नहीं गवर्नमेंट में है भाई, Government। पैरामेडिकल कोर्सेज है जिसकी सर, बात कर रहा हूँ जी। इनमें वो अपना करियर चुन सकता है, उसमें जा सकता है। और जैसा कि आपने कहा इसमें जो विद्यार्थी हैं वो 12वीं के बाद उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है तो वो निश्चित ही ये जो समानांतर पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, चिकित्सा विभाग में बहुत से सहायकों की आवश्यकता होती है तो उनको डर्मेटोलॉजिस्ट है, ये कुष्ठ रोग निवारण उसमें जा सकता है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट असिस्टेंट है, आई सर्जन की सहायता कर सकता है, कंपाउंडर है वो अस्पताल में जो ड्रेसिंग वगैरह ड्रेसर का कार्य कर सकता है, एक्सरे असिस्टेंट है, एक्सरे मशीन को ऑपरेट कर सकता है। बहुत सारे आजकल तो ECG वगैरह जो 12th के बाद इनके डिप्लोमा दिए जाते हैं और वो अपने डॉक्टर की सलाह से डॉक्टर के निर्देशानुसार उसका एक्सरे कर सकते हैं, मरीज को चिकित्सा में सहायता कर सकते हैं, तो वो भी उनका एक जॉब हो सकता है। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मली हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो बायो के स्टूडेंट्स होते हैं 12th के बाद उनको 4-6 क्षेत्र ही समझ में आते हैं, जैसे वो नीट के एग्जाम के बारे में सोचता है, वो नर्सिंग के क्षेत्र में जाना चाहता है या वो फार्मेसी के क्षेत्र में जाना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां वो जाकर अपना सुनहरा भविष्य निर्माण भी कर सकता है। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है, एक विद्यार्थी ने मुझसे पूछा था कि सर हमने ठीक है ग्रेजुएशन साइंस से किया, अब हम प्रशासनिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं या हम टीचिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो क्या स्कोप है BSc से? BSc से हमारे यहाँ जो शिक्षा के क्षेत्र में है, BSc करने के बाद बच्चे को माध्यमिक शिक्षक के पद के लिए एलिजिबल माना जाता है। उसके लिए B.Ed कंपलसरी, B.Ed साथ में उसके होना चाहिए सर, तो वो शिक्षा के क्षेत्र में जा सकता है। अन्यथा BSc से आगे बढ़कर MSc PhD ये कर सकता है। और माइक्रो में इतने फील्ड आज बाकी पड़े हुए हैं, माइक्रो पर काम नहीं हुआ है, मैक्रो साइंस पर बहुत काम हुआ है, माइक्रो साइंस पर काम नहीं हुआ है, तो माइक्रो के फील्ड में PhD करने के बहुत चांसेस हैं अभी हमारे यहाँ। और जितना जैसे अभी ये अपना कोरोना काल चला, इसमें माइक्रो का बड़ा योगदान है, क्योंकि कोरोना का वायरस था, इसको डिटेक्ट करना, ये माइक्रोस्कोप पर देखना, ब्लड की सैंपलिंग करना, तो साइटोलॉजी का जो काम है वो माइक्रो के अंदर बहुत काम होना है और बहुत काम अभी बकाया है, फील्ड बहुत बाकी है। हमारे साइंटिस्ट बने विद्यार्थी और उस फील्ड में काम करें तो अपना करियर जो है उज्जवल कर सकते हैं, अपना उज्जवल भविष्य तय कर सकते हैं। तो बच्चों को ग्रेजुएशन के बाद इंस्पेक्टर लेवल का, राज्य लोक सेवा आयोग का इनका द्वार खुल जाता है, बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र का जॉब खुल जाता है। फिर वो अगर ग्रेजुएशन के बाद PG करता है तो लेक्चरर्स के जॉब खुल जाते हैं, और आगे अगर PhD करता है तो कॉलेज में प्रोफेसर बन सकता है वो, और रिसर्च कर सकता है, वैज्ञानिक शोध कर सकता है, वैज्ञानिक बन सकता है और हमारे देश की सेवा कर सकता है, और वो अपना उसमें जॉब प्राप्त कर सकता है और अच्छा एक बेहतर जीवन जी सकता है। सर हम देखते हैं आज कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वे निजी क्षेत्र में या सरकारी क्षेत्रों में या अपने जो व्यवसाय हैं उनमें काफ़ी तरक्की कर लेते हैं। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर ये बहुत से बच्चों की बात है। सर क्या होता है कि हर अभिभावक सोचता है कि मेरा बच्चा MBBS डॉक्टर बने, परंतु उसका टैलेंट उतना होता नहीं। बच्चा वो कहावत बेसी है कि देवी दिन काटे पलटा पर्चे मांगे। माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने और लड़का कहता है कि मैं स्कूल से कब निकल जाऊं। तो वो जहां उसकी रुचि है, मेरा माता पिता से गार्जियन से विनम्र आग्रह है कि बच्चे की पहले रुचि देखें और वो किस फील्ड में जाना चाहता है उसमें उसको सपोर्ट करें। बच्चा अगर मान लीजिए आपका 12th
कर लेता है और 12th में वो फेल हो जाता है, हाँ। तो माता पिता उसको डांटे बिल्कुल नहीं, उसकी रुचि देखें। सर। अगर वो व्यवसाय के क्षेत्र में फील्ड में जाना चाहता है तो उसको उसका सपोर्ट करें। सर। एक बच्चों को मैं अक्सर कहानी सुनाया करता सर, हूँ सर, सर। कि बच्चे, एक ट्रक ड्राइवर था, वो उसने मुझसे पूछा सर आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं पढ़ाता हूँ। बोले पढ़ाने कितने साल पढ़ाते हैं? ये सब कुछ पूछने के बाद उसने कहा सर मैं 10वीं फेल हो गया था तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी और मैं एक ट्रक पर कंडक्टरी करने और क्लीनरी करने लगा। क्लीनरी करने के बाद जब तक मैं 12th करता तब तक मैं एक ट्रक का मालिक बन अरे गया। क्या बात है। तो बच्चे की रुचि अगर उस फील्ड में है तो माता पिता को जबरदस्ती उसको इधर नहीं धकेलना चाहिए, उसकी रुचि के अनुसार उसे जॉब देना चाहिए और उसे अपॉर्चुनिटी जो मिलता है उसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। और बच्चा, हमें बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं आज उनको उदाहरण देखिए कि कोई पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरता था तो कोई चप्पल की दुकान करता था, तो कोई किसी के यहाँ नौकरी करता था, कोई साइकिल चलाता था और वो आज करोड़ों के उद्योगपति हैं। हमारे विश्व में उनका धनी लोगों में नाम है। सर। तो ये आवश्यक नहीं है कि बच्चा फर्स्ट क्लास पास हो जाएगा और वो फिर अपना फील्ड और अच्छी कमाई करेगा, ऐसा नहीं है। बच्चा फेल होने के बाद भी 10वीं के फेल होने के बाद भी वो बहुत बड़ा बन सकता है। इसका मतलब सर ये हुआ, कोशिश स्टूडेंट्स की ये होना चाहिए कि वो बेहतर से बेहतर पढ़ाई करके अपना उज्जवल भविष्य निर्माण करें, लेकिन अगर वो पढ़ाई में कमजोर है तो उसे मायूस होने की जरूरत नहीं है। ऐसे कई उदाहरण समाज के अंदर मौजूद हैं जहां पर बच्चों ने पढ़ाई कम कर पाए किसी कारण से और वे आज सफल व्यवसायी या निजी क्षेत्र में सफल उद्योगपति आज साबित हो रहे हैं, राजनीति में सफल हो रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम बहुत अच्छी पढ़ाई करें, लेकिन अगर हम बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो हम जिस क्षेत्र में रुचि रखते हैं हम अपना फोकस उसी पर करें। बहुत बिल्कुल सही। सर वीडियो को हम बहुत ज्यादा लंबी तो नहीं खींच सकेंगे। मेरा अंत में एक सवाल आपसे रहेगा कि चूंकि हमारी ये वीडियो जो है आज स्पेशली पीसीबी के स्टूडेंट्स के लिए है और सर के द्वारा बहुत सारे क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, तो सर से मैं आखिरी में एक क्वेश्चन करना चाहूंगा केवल कि सर आप जो पीसीबी के स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी 12th के एग्जाम दिए हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पीसीबी के विद्यार्थियों के लिए संदेश ये है कि आपने जिस क्षेत्र को अच्छा समझकर डॉक्टर बनने का सपना देखा था तो पूरा अपनी एनर्जी डॉक्टर बनने पर लगा दें, एमबीबीएस करें। और जो मेडिकल एग्जाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, वो दो तरह से फेस किया जा सकता है। एक तो आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होना चाहिए, फिर एक आपके साथ में एक लेबर होना चाहिए। अगर हम किसी चतुर्भुज को देखें तो एक भुजा पर लेबर होता है और एक भुजा पर लक होता है। तो अगर लक फेवरेबल है तो कम लेबर में काम हो जाता है, अगर लक फेवरेबल नहीं है तो लेबर अधिक करके हम उतना ही क्षेत्र कवर कर सकते हैं। इसलिए आपको परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं है। परिश्रम करें और आप अपना कैरियर जहां बनाना चाहते हैं उस फील्ड में जाएं, देश की सेवा करें और अपना उज्जवल भविष्य स्वयं निर्माण करें। और आपका भविष्य उज्जवल होगा तो निश्चित ही हम लोगों का कहीं ना कहीं एक नींव की पत्थर की तरह हमारा भी नाम होगा। हम इसी आशा के साथ हम तुमको पुनः बधाई देते हैं कि 12th के रिजल्ट में आपके अच्छे से अच्छे अंक आए और उन अंकों के हिसाब से आप अपना भविष्य तय करें और उसी के हिसाब से आप अपना कैरियर चुनें। और अगर आपके अंक आपको साथ नहीं देते हैं तो मैं आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि आप बैंक से लोन लेकर और कोई डिग्री करें, बिल्कुल नहीं करें। आप अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से कमाएं और फील्ड में उतरें और अपना नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। और गार्जियन से भी मेरा निवेदन है कि बच्चे अगर फेल पास पर बिल्कुल ध्यान ना दें, बच्चे की रुचि पर ध्यान दें, उसकी रुचि के अनुसार उसे आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करें। थैंक यू सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया और बच्चों का आपने बेहतर से बेहतर मार्गदर्शन करने का प्रयास किया है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे बीच मौजूद थे परम सम्मानीय श्री टी.एस. विश्वकर्मा सर, जिन्होंने आपको पीसीबी से आप किन किन क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं बेहतर से बेहतर बताने का प्रयास करा है। मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि हम बहुत अच्छी पढ़ाई करें, बहुत। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत अच्छी पढ़ाई करने के बाद केवल नौकरी की तलाश करें।
कई ऐसे मैंने लोगों को देखा है जो बहुत बढ़िया पढ़ाई करने के बाद पॉलिटिक्स के क्षेत्र में उतरकर देश सेवा करते हैं, या वे अपने ऐसे व्यवसाय तैयार करते हैं जहां पर वे स्वयं नौकरी ना करके दूसरों को नौकरी के अवसर प्रदान करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की ये स्पेशल वीडियो आज यही समाप्त होती है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।